नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वाराणसी में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक जारी है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर पहुंचे हैं, जिनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 25वीं बैठक जारी है। आपको बताते चलें कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, जहां पर आपको ये भी बताते चलें कि यह रोक आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट न होने की वजह से लगाई गई है। हालांकि सरकार अभी भी कोशिश में है कि कोर्ट में अपने पक्ष को मजबूती से रखकर पंचायत चुनाव पर लगे स्टे को बहाल किया जाए। वहीं हाईकोर्ट की रोक के बाद में उत्तराखंड में कांग्रेस बेहद कॉन्फिडेंस में भी नजर आ रही, तो वहीं बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही। इस संबंध में उत्तराखंड पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव ने बयान दिया है कि कोर्ट की ओर से गजट नोटिफिकेशन न होने पर चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी, लेकिन सरकार की ओर से तत्काल ही गजट नोटिफिकेशन जारी कर कोर्ट में सबमिट किया जाएगा। इसके बाद चुनाव पर लगी रोक को बहाल कर दिया जाएगा। फिलहाल कोर्ट की ओर से चुनाव पर रोक लगा दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव में आरक्षण नियमावली 2025 के संबंध में इसके गजट नोटिफिकेशन न होने के कारण इस पर एक स्टे प्रदान किया गया है, जैसा कि हमारे महाधिवक्ता श्री बाबुलकर जी के द्वारा मुझे टेलीफोन पर बताया गया है। इसके संबंध में हमने रुड़की प्रेस, राजकीय प्रेस रुड़की के निदेशक श्री उमेश पांडे जी से बात की है और उनको से अनुरोध किया है कि आज ही हमें इसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध करा दें, जो गजट नोटिफिकेशन की एक प्रति उपलब्ध करा दें, ताकि इसको अगले दिन कल माननीय न्यायालय में इसको प्रस्तुत करके स्टे वैकेट कराने की कार्रवाई की जा सके। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। रोक लगाने के बाद में कांग्रेस ने हाईकोर्ट का धन्यवाद किया है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पहले ही हमें इसका आभास हो गया था कि आरक्षण के मसले पर सरकार कुछ झोल करने जा रही है। अब हाईकोर्ट ने भी स्टे लगा दिया है। ये विषय सार्वजनिक जो है वो हो चुका है। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि रोस्टर प्रक्रिया से लेकर सरकार ने आरक्षण में आपत्ति जताई है, जिस पर सरकार ने आज मुहर लगा दी है। मैं, मेरे साथी कर रहे थे और जो आप लोगों ने दिखाया वो आज सच साबित हुआ है। मैं कोर्ट को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक सही निर्णय लिया, उचित समय पे लिया और सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। और आज ये प्रतिष्ठित हुआ है कि जो विपक्ष कह रहा था वो एकदम सच। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जो लोगों का आरक्षण 5वें और 6ठे में चले गया और कई लोग ऐसे थे जो जीवन भर के लिए इसमें वंचित हो गए, क्योंकि आपने 2011 की जनगणना के हिसाब से चुनाव किया, लेकिन आरक्षण आपने 0 कर दिया, मतलब शून्य कर दिया। तो जो चौथे 5वें टर्म में रुके हुए थे, अब उनका नंबर 25 साल बाद आएगा। अगर कोई 50 साल का या 55 साल का आदमी जो चुनाव लड़ना चाहता है, अमूमन ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत, इसी एज में ज्यादातर लोग रहते हैं, वो लोगों का नंबर आना ही नहीं। 80 साल 85 साल के बाद वो चुनाव थोड़ा लड़ेंगे। तो उनको आपने जीवन भर के लिए जो है चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया। दूसरा, एक पत्र जारी होता है 9 तारीख को, उस पर आपत्तियां मांगी जाती हैं
और एक पत्र जारी होता है 11 तारीख की डेट पे, लेकिन वो पत्र जिला कार्यालयों तक या जिला मुख्यालयों तक पहुंचता 15 या 16 तारीख को। तो जब ऑब्जेक्शन आप 9 तारीख के हिसाब से, चिट्ठी के हिसाब से मांग रहे हो या आरक्षण की तालिका के हिसाब से मांग रहे हो, तो फिर 11 तारीख वाली चिट्ठी पर निर्णय क्यों? उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट न होने के कारण रोक लगाई गई है। वहीं इस पर उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय से वह अपडेट नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट का जो भी निर्णय आया है निश्चित रूप से उसका परीक्षण होगा। साथ ही साथ जो भी निर्णय होगा वह प्रदेश हित में और पंचायत चुनाव के हित में होगा। हाईकोर्ट के निर्णय से अपडेटेड नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह सकती हूं कि हाईकोर्ट का जो भी निर्णय आया होगा और निश्चित रूप से उस पे उसका परीक्षण होगा और उसके उपरांत ही जो है मुझे लगता है कि जो भी निर्णय होगा वो प्रदेश हित में और पंचायत चुनाव के हित में जो निर्णय होगा सरकार बोलेगी। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर एक बार फिर से रोक लग गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने आरक्षण की रोटेशन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण नियमों के अनुसार तय नहीं किया गया है, इसलिए चुनाव पर रोक लगाई जा रही है। और साथ ही सरकार से जवाब मांगा गया कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार कोर्ट के फैसले का अध्ययन करेगी और बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है। चुनाव आयोग के आदेश के बाद में पार्टी चुनाव में हिस्सा लेगी। अनुरोध करता हूं। कोर्ट का जजमेंट आया है, उसे मंगाया, उसका अध्ययन करेंगे। सरकार चुनाव कराने के लिए संकल्पित है। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय जो भी दिशा देगा उस दिशा का तो चुनाव होने चाहिए। चुनाव के लिए सरकार वचनबद्ध है और हमारा प्रयास है कि ऐसा समय चुनाव हो जाए। रिजर्वेशन का एक मानक बनते है, उस मानक के आधार पर रिजर्वेशन हुआ है और ओबीसी आरक्षण के बाद सरकार ने जब आरक्षण लागू किया तो उसको जीरो केंद्रित आरक्षण किया, लेकिन आपत्तियां देना सबका अधिकार है। न्यायालय में आपत्तियां गई हैं, कल उसका जजमेंट भी आएगा और उस जजमेंट के आधार पर सरकार अपना पक्ष रखेगी और जो भी पक्ष होगा जब पक्ष के आधार पर न्यायालय जो निर्देश देगा वो उस निर्देश से सरकार चुनाव कराएगी। हाईकोर्ट ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को निर्धारित आरक्षण की रोटेशन प्रक्रिया को चुनौती देती याचिकाओं की सुनवाई की और कोर्ट के आदेश के बाद में राज्य के 12 जिलों में त्रिस्तरीय चुनाव प्रक्रिया फिलहाल स्थगित हो गई है। बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल अन्य ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि अब तक पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण रोटेशन को शून्य घोषित करते हुए इस साल से नया रोटेशन लागू करने का निर्णय लिया गया है, जबकि हाईकोर्ट ने यह पहले से ही इस मामले में दिशा निर्देश दिए हैं। जबकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने खंडपीठ में 9 जून को जारी नियमों को भी चुनौती दी है, जबकि एकल पीठ के समक्ष केवल 11 जून के आदेश जिसमें अब नए सिरे से आरक्षण लागू करने का उल्लेख है। आज हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका लगाई गई थी कि जो पंचायत चुनाव सरकार कर रही है, जो आरक्षण और रोटेशन कर रही है, वो बिना नियमों को अधिसूचित किए हुए कर रही है और उसको एक गवर्नमेंट ऑर्डर के आधार पर कर रही है। कोर्ट ने हमें सुनने के बाद पिछली डेट में ही पूछा था कि आपने रूल नोटिफाई किए नहीं किए, तो उसका कोई सरकार ने जवाब नहीं दिया। तो इस आधार पर कोर्ट ने उसको आखिरी तिथि तक के लिए अगली प्रक्रिया पर रोक लगा। क्या आधार माना है? आधार ही माना है कि जब एक्ट में ही लिखा हुआ है कि कोई भी प्रक्रिया की जाएगी पंचायत से संबंधित तो वो रूल्स के आधार पर होगी। जब आपने रूल्स ही नहीं नोटिफाई किए हैं, बना दिए पर उसको नोटिफाई नहीं किया, तो उनका कोई इन्फोर्समेंट नहीं रह जाता है। देहरादून में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर उत्तराखंड सरकार ने एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया है। यह कार्यक्रम 25 जून को मुख्यमंत्री आवास में होगा, जहां आपातकाल के दौरान मीसा और डीआईआर के तहत जेल में बंद लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर दिवंगत सेनानियों के परिवारों को भी सम्मानित किया जाएगा और इस दौर के
अनुभवों को साझा किया जाएगा। यह एक भावुक और यादगार कार्यक्रम होगा जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ने वालों की बहादुरी को याद रखेगा। साथ ही मुख्य कार्यक्रम के अलावा राज्य के सभी जिलों में जन सहभागिता वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रम में चर्चा और विचार विमर्श के जरिए नागरिकों को आपातकाल के इस दौर की जानकारी दी जाएगी। साथ ही सरकार का लक्ष्य है कि युवा पीढ़ी को उस समय की सच्चाई और लोकतंत्र की अहमियत के बारे में बताया जाए। ये पहल युवाओं को देश के इतिहास के इस महत्वपूर्ण अध्याय से जुड़ने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को समझने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के प्रत्येक जिले में 2 आदर्श गांव बनाने की योजना की घोषणा की है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इन गांवों में समग्र विकास, आजीविका संवर्धन की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में तेजी से कार्य करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने चारधाम यात्रा मार्गों पर कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन करने, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्पिरिचुअल इकोनॉमी जोन की स्थापना के लिए शीघ्र कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी में जनसंघ और बीजेपी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर कुमायूं मंडल बीजेपी संभाग कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी पर विस्तार से चर्चा की है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश में सबसे कम उम्र के वीसी थे। 33 साल में वो वाइस चांसलर बन गए थे और नेहरू मंत्रिमंडल में वो मंत्री थे। नेहरू जी की एक चूक के कारण उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। भारत के इतिहास में वो पहले ऐसे मंत्री थे जिन्होंने कि नेहरू के खिलाफ बगावत कर दी थी और एक देश में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, इसके लिए उन्होंने कश्मीर की यात्रा की और नेहरू जी ने उनको गिरफ्तार कर दिया। उनकी रहस्यमय मृत्यु हो गई थी। तो आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जो हमारे संस्थापक थे, जो कि महान प्रखर शिक्षाविद थे, कुशल वक्ता थे, देश की राजनीति में जिन्होंने कि देश की एकता के लिए बहुत बड़ा काम किया। नवनियुक्त जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कार्यभार ग्रहण करने से पहले कंडोलिया ठाकुर मंदिर और क्यूकालेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचने पर अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसी के साथ पत्रकारों से बातचीत में जिलाधिकारी ने जनपद के समग्र विकास, शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने जन समस्याओं के त्वरित समाधान, प्रशासन में पारदर्शिता, विभागों के बीच में समन्वय पर जोर दिया और इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन के क्षेत्र में ठोस कार्य योजना बनाने की बात कही। गुलदार की बढ़ती घटनाओं पर भी उन्होंने जागरूकता कार्यक्रम चलाने और वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करने का पर आश्वासन दिया है। पौड़ी बहुत ही फैला हुआ जनपद और बहुत दूरस्थ क्षेत्र में लोग निवास करते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होगी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी लास्ट माइल डिलीवरी उसकी हम इंश्योर कर सकें और साथ ही जो हेल्थ एजुकेशन है हमारे फील्ड हैं और साथ में जो हमारी स्वरोजगार को पर्यटन के साथ इंटीग्रेट करके थोड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रति हमारा प्रयास रहेगा और इसके साथ ही जो लापरवाही या कोई भी भ्रष्टाचार इन सब के मामले के प्रति हम लोग इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा। और अभी इमीडिएटली क्योंकि पंचस्थानीय चुनाव के ऑलरेडी आचार संहिता भी जारी हो रखी है, तो अभी जो इमीडिएट प्रायोरिटी होगी कि उन सभी पंचायत इलेक्शंस को सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। माध्यम से हम लोग कुछ उनके इकोनॉमी में बेटरमेंट कर सके, ये भी काफी एक इम्पोर्टेंट हमारा।
मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर हरिद्वार कलेक्ट्रेट में जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की जमीन, पेंशन और राजस्व से जुड़ी कई शिकायतें दर्ज की गई। और इस दरबार में कुल 47 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से कई शिकायतों का तो मौके पर समाधान कर दिया गया। इस मौके पर प्रशासन ने साफ कहा कि समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरिद्वार जिले में 47 शिकायतें आज प्राप्त हुई हैं। मुख्यतः जो हैं वो जमीन से रिलेटेड, व्यक्ति की पैमाइश से रिलेटेड, सार्वजनिक संपत्ति पे कब्जे से रिलेटेड, उसके अलावा पानी को, रोड को, बिजली को लेकर समस्याएं हैं। इसमें तत्काल जो है सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो जनता की शिकायतों का निराकरण करें और समय के अंतर्गत करें। और कुछ जो शिकायतें हैं जो आज तत्काल भी सुलझाई गई हैं, उसके अलावा जब नेक्स्ट मंडे को जब हमारी जनसुनवाई होगी तो उसमें हम लोग फॉलोअप भी करेंगे किस विभाग ने क्या कार्रवाई की है पिछली शिकायतों को लेकर। देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित डाकरा में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विधायक निधि से निर्मित हुए 20 किलोवाट सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया है। लगभग 10 लाख की लागत से निर्मित ये सोलर प्लांट डाकरा स्थित गुरुद्वारा में स्थापित किया गया। लगभग 3000 यूनिट प्रति माह बिजली का उत्पादन इस संयंत्र के माध्यम से होगा। करीब 10,10,000 की लागत से 20 किलोवाट क्षमता वाला ये सौर पावर प्लांट अब पूरी तरीके से स्थापित हो चुका है। इसमें प्रतिदिन 100 यूनिट और महीने में लगभग 3000 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। गुरुद्वारा साहब की पवित्र संगत और उत्तराखंड की देवभूमि के जागरूक सभी नागरिकों को मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। आज मेरे लिए बड़ा गौरव के क्षण है, क्योंकि हमारे मंदिर, हमारे गुरुद्वारे, हमारे श्रद्धा के, हमारे आस्था के केंद्र होते हैं। भगवान के चरणों में आकर, वाहिगुरु के चरणों में आकर हमको शक्ति मिलती है, हमें ताकत मिलती है। और 14 जनवरी 2024 को जब मकर संक्रांति के अवसर पर जब मैं माथा टेकने यहां पर आया था तो मुझे आपका आदेश हुआ था कि यहां पर एक सौर ऊर्जा का प्लांट यहां पर लगाया जाए। देहरादून के खलंगा वन क्षेत्र में हुए अवैध अतिक्रमण को लेकर उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आपत्ति जताई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मामले पर जांच करने की बात भी कह रही है, लेकिन डीएफओ, फॉरेस्ट और फॉरेस्ट गार्ड के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने धामी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, सरकार के संरक्षण और अधिकारियों की मिलीभगत से कार्य किया गया है। अवैध अतिक्रमण पर नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए हैं और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। 40 बीघा में जो भूमि है उसमें पेड़ों को, वृक्षों को काट दिया जाता है और जो वहाँ के उस क्षेत्र के, चाहे फॉरेस्ट गार्ड है, फॉरेस्टर है, रेंजर्स हैं, एसीएफ हैं, डीएफओ को इस बारे में खबर नहीं होती है। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है? राज्य सरकार आज कह रही है कि हम इसकी जांच कराएंगे। भूमाफियाओं के इतने हौसले बुलंद हैं। एक गरीब का घर अगर वन क्षेत्र में है, उसको तोड़ने में सरकार देरी नहीं लगाती है। और 40 बीघा जमीन, वो लोग कौन है? जांच की बात कर रही है राज्य सरकार। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद द्वारा राज्य की संस्कृति और 12 पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कंटेंट क्रिएटर प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता 23 मार्च से 23 मई 2025 तक चली, जिसका उद्देश्य राज्य को वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए विकसित करना था। और इस पहल का समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। प्रतियोगिता में कुल 110 प्रविष्टियां प्राप्त हुई, जिनमें 56 रील्स और 54 शॉर्ट्स फिल्म थी। इन प्रविष्टियों का मूल्यांकन करने के लिए एक निर्णायक मंडल का गठन किया गया है।
देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के सभी 13 जनपदों में खेल आयोजित किए गए हैं। सभी खेल प्रतियोगिताओं का समापन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे के अवसर पर किया गया। पिछले एक साल में जिन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में पदक जीते हैं, उन सभी को मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में सम्मानित किया है। आज मैं उत्तराखंड के समस्त खिलाड़ीगणों को, पूरे देश के खिलाड़ीगणों को, पूरे विश्व के खिलाड़ीगणों को जो है आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से अपनी इस देवभूमि में, जहां देवभूमि है, जहां सैन्य भूमि है, उसे खेल भूमि की ओर अग्रसर हम 38 नेशनल गेम के आयोजन के साथ में हम लोग कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर वो हो चुका है। लगातार वो क्रम बढ़ा है और आज पहली बार पूरे अब तक में राज्य बनने के बाद में पहली बार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है विभाग सेलिब्रेट कर रहा है। निश्चित रूप से आज अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के हमारे जो खिलाड़ीगण हैं वो सम्मानित किए गए हैं। घोषणा भी करी और उसके लिए देहरादून में कावड़ मेले को लेकर धामी सरकार तैयारियों में जुट गई है, जिसको लेकर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कावड़ मेले में तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान सभी विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को कावड़ मेले के संचालन से संबंधित सभी तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने मेले में पेयजल, शौचालय, साफ सफाई, पार्किंग सुविधा में लापरवाही बरतने वाले अफसरों और कार्यदायी संस्था पर कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इस काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मेले में उत्पाद मचाने वालों से सख्ती से निपटा जाए। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में शक्ति संवाद सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अलग अलग क्षेत्रों से महिलाओं ने अपने अनुभवों को साझा किया। तो वहीं इस कार्यक्रम का संचालन करते हुए प्रोफेसर गुड्डू बिस्ट पवार ने कहा कि मैं एक संयुक्त परिवार से आती हूं। साथ ही कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए नगर निगम श्रीनगर की महापौर आरती भंडारी ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। 14-15 हमारी महिला पार्षद हैं और यहाँ पे पुरुष आपका पद भी देखना है। आप शिक्षिका। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी विजय भट्ट भाई साहब जी का, जिन्होंने धरोहर संवाद का जो है एक कार्यक्रम रखा महिलाओं के लिए। बहुत ही अच्छी पहल है जिसमें महिलाओं ने खुल करके हर चीज के ऊपर बोला और जो मंच दिया गया केवल महिलाओं को दिया गया और उनमें उनको सही तरीके से अपनी बात को रखने का मौका भी मिला और बात को सुना भी गया और संवाद भी हुआ। श्रीनगर गढ़वाल में ऐसा कार्यक्रम किया जिससे कि हम अपनी थाती को बचा सके, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को बचा सके। उन्होंने ढोल दमाऊ वादकों को भी बुलाया और मतलब ढोल दमाऊ वादक जो जहाँ से हमारी संस्कृति शुरू होती है, प्रारंभ होती है, उनको उन्होंने बुलाया। उन्होंने यहाँ तक कि मतलब सांस्कृतिक धरोहर को विज्ञान तक जोड़ा। मतलब उसमें उन्होंने ई लॉन्चिंग की भी बात की है, वो ई लाइब्रेरी की भी बात कर रहे हैं और ये जितना भी हमारा प्रोग्राम हो रहा है ये सब वेबसाइट पे अपलोड होगा। हाँ, शुरुआत तो हमें अपने घर से करनी पड़ेगी। मतलब हम तय अपनी बोली में अपने घर में बुनना पड़ेगा अपने बच्चों में। तो अगर जहां तक मैं आप उदाहरण दे दूं तो मैं अपने बच्चों में गढ़वाली में बोल दूं, मेरे बच्चा भी गढ़वाली में समझ दन, बोल दन और उन्होंने कभी नहीं बोली कि हम तक गढ़वाली नहीं होती। तो मेरे बहुत बड़ो उद्देश्य रहे कि मैं अपने बच्चों तई जो मेरे बच्चा घर में गढ़वाली में बोलने छन वो हर जगह गढ़वाली में बोलो और गढ़वाली में जानो, अपनी बोली और भाषा को संरक्षण करूं ताकि वो जान सको ना हमारी जड़ क्या है। मुझे धरोहर जो न्यास है यहाँ पे मुझे बुलाया इस प्रोग्राम में, ये बहुत अच्छा है और हमारी जो संस्कृति को और हमारी संस्कृति और जो हमारी धार्मिक जो हमारी परंपरा है उनको आगे संरक्षण करना और आगे की पीढ़ी के लिए रखना, तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो इसमें मैं बहुत सफल यहाँ पे कार्यक्रम रहा। मैं बहुत धन्यवाद और भट्ट जी का और यहाँ पे गुड्डी बिस्ट जी का मैं यहाँ पे धन्यवाद करूंगी कि इन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और आज वाकई एक मिसाल है ये धरोहर। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर महापौर जी भी पहुंची थी और जिन्होंने मंच संचालन किया वो भी एक प्रोफेसर हैं। बहुत अच्छा लगा। हमें तो ये अच्छा लगा कि हमने इतनी बुद्धिजीवी महिलाओं के साथ आज बैठ करके यहाँ पर जो संवाद हुआ है और पुरुष वर्ग ने भी उसे सुना है, तो एक अनुभव और एक बहुत शिक्षा, एक ज्ञान जो हम लोग यहाँ से सीख के जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग भी घरेलू महिलाएं हैं, बहुत बाहर भी जाते हैं तो अपने घर पे काम करते हैं, लेकिन यहाँ आकर के काफी धरोहर में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल है, जैसे अभी आपने कहा बोली भाषा का भी बताया आपने जैसे,
तो हम लोग कहते हैं कि बोर्ड कथनी और करनी में अंतर होता है। कहने को तो हमको आदेश हो जाते हैं कि आप इसको करिए, इस संस्कृति के जरिए इस बोली भाषा को आगे ले जाइए, लेकिन उसको ले जाने के लिए एक माध्यम तो चाहिए। आप अगर एक ही आदमी को कहेंगे, एक शिक्षक को ड्यूटी दे दी जाती है कि जनगणना भी वही करे, मतगणना भी वही करे और हर चीज में BLO भी वही बने और हर चीज को वही संभाले, तो ये संभव नहीं हो पाता है। जिस तरह से एक विषय का विशेषज्ञ अगर आप रखेंगे तो वो उस पर बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। आपने महापौर भंडारी जी की आपको स्मृति चिन्ह में फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।